जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग करने वाले हैं 3 जनवरी 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यू, जो कि आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करना, मिस मत करना, और बिल्कुल भी क्लास को स्किप मत करना, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करेंगे बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन, वेनेजुएला के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्हें अमेरिकी सैनिकों द्वारा बंदी बनाने का दावा डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकोलस मादुरो। देख लो, यही है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 जनवरी 2026 को ये दावा किया है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी वाइफ को पकड़ लिया है। ट्रंप ने बोला कि वो देश छोड़कर भाग रहे थे, लेकिन अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। इन्होंने ट्रूथ सोशल पर कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला और उनके नेता राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ सफलतापूर्वक बड़े पैमाने पर हमला किया है, जिन्हें उनकी पत्नी के साथ पकड़ लिया गया और देश से बाहर ले जाया गया है। इससे पहले अमेरिका ने 2 और 3 जनवरी की रात को वेनेजुएला की राजधानी काराकस समेत 4 शहरों को निशाना बनाया हुआ था। इसमें काराकस के अलावा मिरांडा, अरागुआ और ला गुआयरा जो है वो शामिल है। अमेरिका ने इन राज्यों के सैन्य ठिकानों पर 7 हवाई हमले किए। वेनेजुएला सरकार ने इसे साम्राज्यवादी हमला करार दिया और नागरिकों से सड़कों पर उतरने का आह्वान किया है। ट्रंप के दावे से पहले मादुरो ने क्या कहा, जरा इस चीज को हम लोग एक बार यहाँ पे देखेंगे। ट्रंप के बयान के पहले और अमेरिकी हमले के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति जो है ना, इन्होंने बयान जारी कहा और कहा कि हमलों का डटकर जवाब दिया जाएगा। इन्होंने देश भर में इमरजेंसी घोषित कर दी है और ये बोला कि अमेरिका जो है वो तख्ता पलट करना चाहता है, ताकि वेनेजुएला के तेल और खनिज संसाधनों पर ये कब्जा कर सके। कौन? तो अमेरिका कब्जा कर सके। अभी एक बार हम लोग इसको थोड़ा सा देखेंगे, ट्रंप की नज़र वेनेजुएला पर। ठीक है, ये क्या टॉपिक है। 2025 के आखिरी 4 महीने में अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला की 35 हमले किए हैं। इसमें 100 से ज़्यादा लोग जो है वो मर चुके हैं। अमेरिका का दावा है कि वो ड्रग तस्करी में शामिल थे। विपक्षी नेता है, इनका नाम है मारिया कोरिना मचाडो। इनको 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। अमेरिका उन्हें वेनेजुएला का राष्ट्रपति बनाना चाहता है, ऐसी न्यूज़ भी आ रही है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल भंडार है। इसके बारे में एक नज़र हम लोग यहाँ पे डालेंगे कि वेनेजुएला के पास जो है सबसे ज़्यादा तेल भंडार है। अनुमान के हिसाब से वेनेजुएला के पास इतना प्रमाणित कच्चा तेल है जिससे वो दुनिया में सबसे ज्यादा ऊपर है। करीब 18% से ज्यादा वैश्विक सिद्ध तेल भंडार जो है ना वेनेजुएला में ही स्थित है। और 300 प्लस अरब बैरल तेल के रिजर्व के साथ वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार वाला देश है। इस विशाल भंडार के बावजूद वेनेजुएला आज उतना तेल नहीं निकालता है जितना इसे निकालना चाहिए। उत्पादन, विभिन्न राजनीतिक तकनीक और निवेश संबंधी बाधाओं की वजह से। तेल कंपनियों को लेकर अमेरिका वेनेजुएला के बीच में विवाद क्यों हुआ, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रंप का दावा है कि वेनेजुएला ने अमेरिकी कंपनियों के तेल अधिकार अवैध रूप से छीन लिए हैं, बट एक्चुअली में 1976 में वेनेजुएला की सरकार ने पूरे तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। इसका मतलब ये था कि विदेशी तेल कंपनियां जो दशकों से वहां तेल निकाल रही थी, उनके सभी ऑपरेशंस और संपत्तियां वेनेजुएला की नई सरकारी कंपनी पेट्रोलियोस डे वेनेजुएला पीडीवीएसए के पास चली जाएगी। तो ये राष्ट्रीयकरण जो है ना कानूनी तरीके से हुआ था, बट कंपनियों को मुआवजा भी दिया गया था। लेकिन कुछ कंपनियां जो है ना इससे सहमत नहीं थी, खुश नहीं थी। तो उस टाइम पर अमेरिकी कंपनियों ने वेनेजुएला में तेल उद्योग उद्योग को जो है ना विकसित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इसलिए कुछ लोग इसे अभी भी अमेरिकी संपत्ति कहते हैं। ये विवाद का रीज़न है अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में। अच्छा, ये एक नोट है, हम लोग देख लो यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारतीय सरकारी रिफाइनरी कंपनियों ने वेनेजुएला से क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दिया था। ठीक है, जुलाई अगस्त 2025 से। तो किस देश के सभी ग्लेशियर पिघलकर खत्म हो गए, ये भी टॉपिक एक बार देख लो। वेनेजुएला से ही रिलेटेड है। वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश है। 2024 में वैज्ञानिकों ने कहा कि वेनेजुएला का आखिरी बचा ग्लेशियर हम्बोल्ट ग्लेशियर अब जो है ना वो खत्म हो गया है।
और उन लोगों को उम्मीद था कि हम्बोल्ट ग्लेशियर एक और दशक तक चलेगा, बट ये अपेक्षा से ज्यादा तेजी से पिघलने लगा। वेनेजुएला 6 ग्लेशियरों का घर हुआ करता था। अभी 2021 तक इसमें से 5 ग्लेशियर जो है वो गायब हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। मध्य प्रदेश के किस शहर में दूषित पेयजल आपूर्ति से करीब 10 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग बीमार पड़ गए हैं, जिससे कई वर्षों से सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा मिला हुआ था? तो इंदौर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर बन जाएगा। बहुत ही ज्यादा गंदा पानी आने के कारण क्या हो गया, यहाँ पे मौतें हुई हैं। देखो हम लोग पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसके। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर भागीरथपुरा में 26 दिसंबर 2025 को दूषित पानी पीने के कारण क्या हुआ है ना, 10 लोगों की मौत हो गई है। 29 दिसंबर को 100 से ज्यादा लोग बीमार पड़े, जिसके बाद 30 दिसंबर तक मृतकों की संख्या 8 हो गई। 1100 से ज्यादा लोग बीमार हैं, जिनमें 120 से ज्यादा मरीज भर्ती होकर उपचार करा रहे हैं। वहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, जो स्थानीय निवासी, उन लोगों का दावा है कि स्वास्थ्य संकट के कारण 6 महीने के शिशु को मिलाकर टोटल 14 लोगों की मौत हुई है। 31 दिसंबर को 2 जनहित याचिका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ में दायर की गई है। कोर्ट ने शासन को पीड़ितों का निःशुल्क उपचार करने का निर्देश दिया है। करना भी चाहिए ऐसे टाइम पर। साथ ही इस मामले में नगर निगम के 2 अधिकारियों को निलंबित करने के अलावा एक अधिकारी को बर्खास्त कर दिया गया है। ये तथ्य भी सामने आया है कि पानी की टूटी सप्लाई लाइन में सीवर मिलने से ये स्थिति जो है वो पैदा हो गई है। इंदौर के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी CMHO, इनका नाम है डॉक्टर माधव प्रसाद हसनी। इन्होंने 1 जनवरी 2026 को कहा है कि शहर के एक मेडिकल कॉलेज से प्राप्त प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्टों ने पुष्टि की है कि पाइपलाइन में रिसाव के कारण इलाके का पेयजल जो है ना, पीने वाला पानी, वो दूषित हो गया है। चलो मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखेंगे। राजधानी है भोपाल, CM है मोहन यादव और गवर्नर है मंगू भाई सी पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच दूसरी बार किसे नियुक्त किया गया है? दूसरी बार भी नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर बन जाएगा। मारिजने, यही है, देख लो। नीदरलैंड के हैं ये, सरजोड मारिन। इनको भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच दोबारा नियुक्त किया गया है। 2017 से लेकर 2021 तक इसी पद पर रहे थे और टीम को टोक्यो ओलंपिक 2020 में चौथा स्थान हासिल हुआ था। ये 36 साल की महिला हॉकी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही है। पिछले कोच हरेंद्र सिंह ने नवंबर 2025 में निजी कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद अभी ये आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। किस राज्य में 3 जनवरी 2026 को वार्षिक जल्लीकट्टू खेल सत्र आयोजित हुआ है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग करेक्ट आंसर बन जाएगा। जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। ये ना तमिलनाडु का एक पारंपरिक और बहुत ही लोकप्रिय खेल है, जिसमें पोंगल त्योहार के दौरान बैल को काबू में करने के लिए इंसानों से उसकी लड़ाई करवाई जाती है। ये खेल संस्कृति, बहादुरी और पशुधन पूजा का प्रतीक है, जिसमें प्रतिभागी बैल के कुबड़ या सींगों से लटककर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है और जीतने वाले को क्या मिलता है, प्राइज मिलता है। ये पशु क्रूरता को लेकर विवादों में रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत नियमों के साथ आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन के बारे में बात करेंगे। तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले के काचनकुरुचि गांव में 3 जनवरी 2026 को ये आयोजन हुआ है। ये आयोजन पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अंतर्गत स्वीकृत किया गया है। यह अधिनियम जो है तमिलनाडु संशोधन अधिनियम 2017। इस संशोधन के तहत जल्लीकट्टू को एक पारंपरिक खेल के रूप में अनुमति दी गई है। आयोजन के दौरान सभी कानूनी प्रावधानों और न्यायालयों के द्वारा निर्धारित सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन किया जाना, ये ऐसा जो है ना, सरकार ने स्पष्ट किया है, ऑर्डर है। तो तमिलनाडु के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। राजधानी हो गई चेन्नई, राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि, मुख्यमंत्री है मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। आबादी के बारे में बात करें तो 81.5 मिलियन 2025 का आंकड़ा है ये। भाषा हो गया तमिल। अब थोड़ा सा मैप में हम लोग पड़ोसी राज्य के बारे में देख लेंगे। देख लो, यहाँ पे हो गया हम लोगों का तमिलनाडु। यहाँ पे इसके पड़ोसी राज्य के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे हो गया केरल।
यहाँ पे हो गया इसका कर्नाटक, और यहाँ पे हो गया आंध्र प्रदेश, और एक केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, जो कि यहाँ इससे लगता है। ठीक है, तो ऑल ओवर ये मैप का लोकेशन है इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। किस देश की डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार मिले? अब ये कानूनी अधिकार क्या है जो कि मधुमक्खियों को मिल गया है? तो इसका करेक्ट आंसर देख लो पहले, पेरू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का करेक्ट आंसर बन जाएगा। पढ़ेंगे आगे क्या है ये चीज। विश्व में पहली बार किसी कीट प्रजाति को कानूनी अधिकार प्राप्त हुए हैं। पेरू की दो नगरपालिकाओं सैटिपो और नोटा ने दिसंबर 2025 में एक अध्यादेश पारित किया है। इसके बाद अमेज़न की डंक रहित मधुमक्खियां दुनिया का पहला कीट बन गई है जिन्हें कानूनी अधिकार दिए गए हैं। ये कदम जो है ना, इसका मुख्य उद्देश्य है उन्हें वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और आवास के नुकसान से बचाना। ये मधुमक्खियां पर्यावरण में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लाखों वर्षों से ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का पोषण करती आ रही है। डंक रहित मधुमक्खियां आशानिका और कुकामीरिया जैसी स्वदेशी समुदायों के जीवन से गहराई से जुड़ी हुई है। इनके शहद का यूज जो है ना, पारंपरिक औषधि के रूप में भी किया जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि बिना डंक वाली मधुमक्खियां और ये कानूनी अधिकार क्या है। ठीक है, डंक रहित मधुमक्खियां मधुमक्खियों का एक समूह है जिनमें या तो डंक नहीं होते हैं या उनके डंक गंभीर दर्द पैदा नहीं कर सकते हैं। ये मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। विश्व भर में लगभग 500 प्रजातियां जो है वो मौजूद है। लगभग आधे लोग अमेज़न वर्षा वन में रहते हैं। अकेले पेरू में ही 170 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है। ये डायनासोर युग से लगभग 8 करोड़ वर्षों से अस्तित्व में है, आज तक ये है यहाँ पर। ठीक है, अब ये कानूनी अधिकार क्या है? ये नया अध्यादेश पेरू के 2024 के राष्ट्रीय कानून पर आधारित है जिसमें बिना डंक वाली मधुमक्खियों को एक देशी प्रजाति के रूप में मान्यता दी गई थी। मधुमक्खियों को अब अस्तित्व और जीवन जीने का अधिकार, स्वस्थ और स्थिर जनसंख्या का अधिकार, पर्यावास बहाली का अधिकार, प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार, यही सब इसके कानूनी अधिकार है। पेरू के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान ले। राजधानी हो गया लीमा। पेरू मुद्रा के बारे में देखें तो पेरुवियन सोल, और राष्ट्रपति जोस जेरी। पेरू के हम लोग पड़ोसी देश के बारे में हम लोग देखें तो ये लोकेशन जो हो गया, जो यहाँ ग्रीन कलर का किया हुआ है, ये पेरू हो गया। पेरू से देख लो, यहाँ पे इक्वाडोर है, यहाँ पे कोलंबिया है, यहाँ पे ब्राजील है, और यहाँ पर जो है ना बोलीविया हो जाएगा, और यहाँ पे चिली। तो ये टोटल इसके पड़ोसी देश हैं 5। ठीक है, ये हो गया पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, बोलीविया और चिली। ठीक है, तो आई होप समझ में आएगा। और ऐसे देख लो पेरू की स्थिति क्या है, साउथ अमेरिका में इस साइड में पेरू है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय सेना ने किस वर्ष को नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रिता का साल घोषित किया? तो इसका आंसर बन जाएगा 2026। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर बन जाएगा। आर्मी ने 1 जनवरी 2026 को ये वर्ष घोषित किया है। ये पहल जो है ना, कनेक्टिविटी, रियल टाइम डिसीजन मेकिंग और कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को बढ़ाएगी, जिससे भविष्य के लिए सेना की लचीलापन और पूर्ति को मजबूती मिलेगी। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नाम याद रखना। ठीक है, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेना के एक्स हैंडल पर पोस्ट में कहा, स्वदेशी तकनीकों के प्रभावी उपयोग, नए विचारों और निरंतर सुधारों के माध्यम से हम सेना को अधिक सक्षम और भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। नेटवर्किंग और सेंट्रिसिटी इस परिवर्तन को नया बल प्रदान कर रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। वर्ल्ड बिल्डर्स चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस पुरुष शतरंज खिलाड़ी ने जीता है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा मैग्नस कार्लसन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये देख लो, इनके बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, शतरंज के सुपरस्टार हैं ये। इन्होंने रिकॉर्ड 9वां वर्ल्ड बिल्ड जीता है, और भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता है। ये उपलब्धि हासिल करने वाले विश्वनाथन आनंद के बाद अर्जुन भारत के दूसरे पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। दोहा में 30 दिसंबर 2025 को आयोजित टूर्नामेंट के फाइनल में
इन्होंने उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर नेदिरबेक अब्दुस्तोरोव को 2.5 टू 1.5 से हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। वर्ल्ड बिल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस महिला शतरंज खिलाड़ी ने जीता है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिबिसारा असोबाएवा। बिबिसारा असोबाएवा, ठीक है, कजाकिस्तान की हैं और महिला वर्ल्ड बिल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता है। इन्होंने फाइनल में यूक्रेन की अन्ना मुजिचुक को 2.5 टू 1.5 से हराया है। ये इनका तीसरा वर्ल्ड बिल्ड खिताब है। इस जीत के साथ असोबाएवा ने 2026 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2025 के अंत तक भारत में ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर की संख्या कितने करोड़ पार कर गई? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा 100 करोड़। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। भारत में 100.37 करोड़ ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स दर्ज किए गए हैं। ये पहली बार है जब देश ने 1 बिलियन सब्सक्राइबर का आंकड़ा भी पार कर दिया है। भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल और कनेक्टेड समाजों में शामिल हो गया है। नवंबर तक भारत में 13.15 करोड़ ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स थे। नवंबर 2025 तक ये संख्या जो है ना 100.37 करोड़ तक पहुंच गई। ये वृद्धि एक दशक में 6 गुना से ज्यादा है, जो भारत के तेज रफ्तार डिजिटल विस्तार को दिखाती है, दर्शाती है। वृद्धि के कुछ रीज़न हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, हम लोग देखेंगे। किफ़ायती मोबाइल डेटा और प्रतिस्पर्धी टेलीकॉम बाजार, 4G और 5G नेटवर्क का व्यापक विस्तार, ऑप्टिकल फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़े पैमाने पर रोल आउट, डिजिटल इंडिया के तहत सरकारी पहल, ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्मार्टफोन की बढ़ती पहुंच। चलिए नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और ये आज का हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? ये हर साल 1 जनवरी के दिन मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर बन जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस की स्थापना की है। इस दिवस का उद्देश्य जो है ना दुनिया भर के सभी देशों धर्मों के बीच शांति की स्थापना करते हुए युद्ध और अहिंसा को टालना है। इस दिन के लिए परिवार को काफी अहम माना गया है, क्योंकि परिवार के जरिए ही विश्व में शांति स्थापित किया जा सकता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रहेगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे पढ़ा दिए हैं। क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और मिस मत करिएगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास को शेयर कीजिएगा। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे, जो भी जिनको भी आप जानते होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे, सबके साथ शेयर कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच। सभी को मैं तब से जय हिंद, जय भारत।